अच्छा, हम लोग थोड़ा सा फिर से क्योंकि एक क्लास शुरू करने से पहले हमको है ना फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक जरूरी है। जो हमेशा हम लोग का जो सीरियल वगैरह होते हैं ना एपिसोड एपिसोड में रिवीजन कराते हैं ना, उस तरीके से वो जरूरी है। ओके। ठीक है। तो हमने क्या देखे कि जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न पीरियड कब से शुरू होता है? जब ब्रिटिशर्स का उत्थान होता है, राइट। ब्रिटिशर्स जब अपना भारतवर्ष में जो उनका आगमन है, वो आके एज ट्रेडिंग कंपनी आके वो पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल कंट्रोल हथियाने लगते हैं। ओके, तब से मॉडर्न पीरियड शुरू होता है। और डिक्लाइन ऑफ मुगल, जो सेंट्रलाइज रूल था मुगल का, वो डिक्लाइन होता है। ओके, तो ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था कि 1765 ये जो दीवानी राइट्स मिला था, राइट, वो इम्पोर्टेंट था, एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। उसके बाद हम क्या देखे, 1765 से 1787 का एक चैप्टर देखे थे, जिसमें हम लोग देखे कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे अपना फुटहोल्ड को, पॉलिटिकल कंट्रोल को एक्सपैंड करते हैं। ओके। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये देखे थे, उनका डिटेल में हम पढ़े थे। ओके। फिर हम लोग उसका जो अगला चैप्टर क्या देखे थे, 1858 से 1885 तक। 1885 क्यों लिया? क्योंकि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके। तो ये वाला चैप्टर फोकस किया था कि 1857 के का जो रिवॉल्ट था, उसके बाद रिजाइम चेंज होता है। रिजाइम चेंज का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के डायरेक्ट क्राउन रूल आ जाते हैं। ओके, क्वीन जो विक्टोरिया था उनका डायरेक्ट रूल इंग्लैंड से करने लगते हैं। ठीक है। अ, उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स लाए इन द फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 एंड 1892। ठीक है। फिर हम देखे थे कि जो एजुकेटेड इंडियन एलाइट्स था, उन लोगों ने मिलके विद द हेल्प ऑफ वन ब्रिटिशर्स एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, उन लोगों ने 1885 में क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म किया था। राइट, यहां तक हमने पढ़े हैं अभी तक। ओके, अभी नेक्स्ट चैप्टर है अपना 1885 से लेके 1905 में क्या हुआ था। ओके, इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं था इन टर्म्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, लेकिन शुरुआत हो गया था नेशनल मूवमेंट का, राइट। उसको मॉडरेट फेज बोलते हैं। ओके, हम देखेंगे उसमें। ठीक है। तो ये 1885 से 1905 तक का जो नेशनलिज्म था, जो मूवमेंट था, वो धीरे धीरे शुरू हो रहा था। उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट फेस। मॉडरेट फेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉडरेट का मतलब इतना एग्रेसिव नहीं था, नॉन एग्रेसिव, धीरे धीरे करके। ठीक है। उनका जो एक्टिविटी था वो क्या था, मार मारपीट नहीं था, मारकाट नहीं था, एकदम तुंगत आंदोलन नहीं था। ओके। लेकिन उन लोगों का जो एक्शन था वो नॉन एग्रेसिव था, मॉडरेट था। ठीक है, इसलिए इसको मॉडरेट फेज बोलते हैं। ओके। लेकिन उन लोग क्या क्या किए थे वो देखेंगे हम, क्यों मॉडरेट बोलते हैं डिटेल में जब जाएंगे हम, जब बात करेंगे तब समझेंगे एक्चुअली में एक्शन क्या क्या लिया था और उसके वजह से मॉडरेट क्यों बोला गया है। ओके। तो हम देखें कि 1885 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म होता है। ओके, जो आज का जो कांग्रेस है, आज का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है,
है ना, जहाँ पे राहुल गांधी है ना इज द डिफेक्टो लीडर, उसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का तब फॉर्म होते हैं, राइट। ओके। तो इस फॉर्मेशन का सेवरल की फैक्टर्स है, क्यों फॉर्म हुआ था, है ना, किस बैकग्राउंड में ये फॉर्म हुआ था। ओके। वन ऑफ द बैकग्राउंड इज उससे पहले हम लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, है ना, विवेकानंद और राजा राम मोहन रॉय, है ना, तो उन लोगों का जो एक रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चला था, वो जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का अंदर डिटेल हम पढ़े नहीं अभी तक। ओके। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि उन उन दिनों मतलब अराउंड 1930s के आसपास, है ना, तब ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन हुआ था राजा राम मोहन के लीडरशिप में। ओके। और उसी तरह आर्य समाज भी फॉर्म हुआ था, है ना, रामकृष्ण मिशन भी हुआ था। तो इस तरीके से सोशियो रिलीजियस एक मूवमेंट हुआ था। वो एक अलग ही चैप्टर है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, तो वो जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तब हम देखेंगे उसको। ठीक है, ये बैकबोन सीरीज का पार्ट नहीं है। ओके। तो इसलिए अभी हम इस पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन ये चीज हो चुका था। ओके। फिर धीरे धीरे करके पॉलिटिकल एसोसिएशंस कुछ कुछ फॉर्म हुए थे। फॉर एग्जांपल पूर्ण सार्वजनिक सभा, यू नो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, कलकत्ता, मद्रास महाजन सभा। तो इस तरीके से प्री प्री आईएनसी एसोसिएशंस कुछ था ऑलरेडी, एक अलग अलग जगह पे इंडिविजुअली फॉर्म हो रहा था, राइट। फिर अपना जो लीडर है, द ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी, ओके, तो उन्होंने एक थ्योरी निकाले थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक हमने रेफरेंस लिया था प्रीवियस चैप्टर में। ओके। जिसमें क्या बोले कि ब्रिटिशर्स हमारा जो वेल्थ है, ये अगर इंडिया है ना, ये अगर इंडिया है और ये अगर इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड, यहाँ का वेल्थ यहाँ तक ड्रेन हो रहा है। ओके। यहाँ का जो वेल्थ है ड्रेन हो रहा है, ऐसा, यहाँ से वेल्थ यहाँ तक जा रहा है। ओके। यहाँ का पैसा इंग्लैंड तक जा रहा है। वो एक कॉन्सेप्ट निकाला था, क्यों कॉन्सेप्ट निकाला था, कैसे था वो डिटेल हम कभी पढ़ेंगे। ठीक है। आ, उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया था, राइट। हम लोग क्या देखा था 1835 में एक मकाउले मिनिट हुआ था, राइट। हम प्रीवियस चैप्टर में मकाउले मिनिट, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ। और बाद में अराउंड से 20-30 साल बाद या 40-50 साल बाद, आफ्टर मल्टीपल डिकेड्स, क्या हुआ कि एक वेस्टर्न एजुकेशन का सिस्टम, अच्छा वाला एक सिस्टम आ गया, जिसमें से बहुत सारा इंटेलेक्चुअल, इंडियन इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड क्लास एक उभर के आया। ठीक है। तो वही बाद में क्या करेंगे कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो एक एजुकेटेड क्लास का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। तो ये सारा जो फैक्टर्स था वो यू नो अल्टीमेटली कुलमिनेट हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट देन वही हुआ कि 1885 में आईएनसी फॉर्म हुआ। ओके। उसके बाद हम फिर देखते हैं उसी दौरान आर्म्स एक्ट हुआ था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट हुआ था, इल्बर्ट कंट्रोवर्सी 1883 में हुआ था, है ना। ये आर्म्स एक्ट वगैरह जो है ना, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, उस समय में क्या था, ब्रिटिशर्स लोग यू नो सप्रेस करने का ये सब टूल था, ये सब तरीका था। ओके। आर्म्स एक्ट, इसका मतलब है इंडियन लोग आर्म्स नहीं कैरी कर सकता है, आर्म्स बोले तो बंदूक, है ना, बंदूक नहीं कैरी कर सकता, उस तरीके से एक एक्ट लाया, एक पॉलिसी लाया। ठीक है।
वर्निकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ कि, है ना, ये जो इंडियन प्रेस है, इंडियन लैंग्वेज का जो प्रेस है, उस समय इंडियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर निकलने लगा था। इंडियन लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर है, हिंदी बंगाली, उस तरीके से पब्लिश होने लगा था। और उसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशंस था, है ना, तो पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, तो उन लोगों का जो लीडर था उस समय का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसा, है ना, तो वो लोग क्या किया कि उस न्यूज़पेपर के थ्रू राइटिंग्स निकलने लगे, है ना, उसमें से आर्टिकल लिखने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसलिए वो लोग जो ब्रिटिशर्स लोग क्या किया, एक एक्ट लाया जिसमें से, है ना, अगर ब्रिटिशर्स को लगा कि वो जो राइटिंग्स है, वो जो आर्टिकल है, वो सही नहीं है, सेडिशियस, सेडिशियस का मतलब अगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, तो क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट, जो प्रेस का जो प्रॉपर्टी है, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, जो मशीनरी है, उसको बंद कर सकते हैं, उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से बहुत सारा रिप्रेसिव पॉलिसीज लाए थे। और एक एक माहौल पैदा हो गया था जिसमें, यू नो, जो एजुकेटेड लीडर्स था उस समय का, जो हम देखेंगे लीडर्स कौन कौन था। ओके, जो एजुकेटेड लीडर्स था, उन लोगों ने सोचा कि हमें एक कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए। एक छोटा मोटा अगर अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म होने से नहीं होगा, एक नेशनल, एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें से हम एक यूनाइटेड चैलेंज या यूनाइटेडली हम लड़ सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, ओके। तो उस समय का जो लीडर कौन कौन था, एक तो हो गया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये एक रिटायर्ड, यू नो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था ब्रिटिशर्स का, आईसीएस ऑफिसर था। ठीक है, आईसीएस ऑफिसर था। दादा भाई नौरोजी, एक, हम बोले ही वो ग्रैंड ओल्ड मैन, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, है ना, उस समय का। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो बंगाल से था, है ना, वो भी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर था। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, उनको गांधी का मेंटर भी बोला जाता है ना। गांधी जब वापस आया साउथ अफ्रीका से बाद में, तब तक गांधी सीन में नहीं आया था, है ना, इंडियन सीन में गांधी नहीं आया था। तब शायद लो पढ़ रहा था कहीं। ओके, बहुत यंग था उस समय, और साउथ अफ्रीका उसके बाद चला गया था। ओके, तो और एक डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, तो अल्टीमेटली जो डब्ल्यू सी बनर्जी, अल्टीमेटली जो लीडर्स था, यही मेन ड्राइविंग लीडर्स था। उसके बाद और सारा लीडर्स था, लेकिन ये प्रोमिनेंट लीडर्स था उस समय का। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ओके, तो ये लीडर्स ने मिलके क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। कौन कौन, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू सी बनर्जी, एंड जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, वो मेन एक्टर था, उसका मेन ड्राइविंग फोर्स था उस समय का। जो आईएनसी फॉर्म हुआ 1885 में, ये मेन ड्राइविंग फोर्स था। अच्छा, एक थ्योरी चलता है ना, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है, कि यार एक ब्रिटिशर्स ने आके क्यों आईएनसी को फॉर्म करने के लिए मजबूर किया, मतलब क्यों एक ब्रिटिशर्स आके आईएनसी को फॉर्मेशन में हेल्प किया, राइट। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी इस तरीके से बोलते हैं कि आपको पता है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था, राइट। 1857 में रिवोल्ट हुआ था क्योंकि इंडियंस लोग उस समय नाखुश था, एक सेक्शन ऑफ यूजर्स, यू नो, इंडियंस, जो रूलिंग क्लास इंडियंस था उस समय का, है ना। और उस 87 में रिवोल्ट हुआ था, और यू नो, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, उसका जो बैकबोन है या उसका जो नींव है, उसको हिला दिया था, राइट। वो हिल गया था पूरा। तो ये डर हमेशा एक रह गया। ओके, ब्रिटिश जब क्राउन ने कारोबार ले लिया, भार ले लिया, तो ये हमेशा एक फियर रहता था कि ऐसा ना रिवोल्ट फिर से आ जाए। ठीक है,
तो इसलिए इंडियन अगर कुछ डिमांड करते हैं, है ना, या है ना नाखुश होते हैं, अगर एक माहौल पैदा होता है तो उस जगह में अगर एक प्रेशर पैदा होता है तो वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक वाल्व चाहिए, वाल्व, सेफ्टी वाल्व। ये प्रेशर कुकर में आपने वो वाल्व देखा है ना, ये प्रेशर कुकर है ना, जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है, प्रेशर कुकर है, इसमें एक वाल्व है ना, जब ज्यादा हीट पैदा होता है और प्रेशर अंदर आ जाता है तो ये वाल्व क्या करता है, खुल जाता है, राइट, खुल के फिर प्रेशर रिलीज होता है ना। तो वही एक कॉन्सेप्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी एक सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व जैसा बनाया, ये जैसे आईएनसी हो गया। तो क्या क्या अगर ज्यादा प्रेशर बनता है यहाँ पे, है ना, अगर हल्ला ज्यादा होता है तो ये आईएनसी के थ्रू वो प्रेशर रिलीज होगा। उस मनसब से आईएनसी को बनाया गया, ये एक थ्योरी चलता है, उस थ्योरी का नाम है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है, कभी कभी ये एमसीक्यूज में आ जाता है। ओके, ठीक है, समझ गया। ओके, एनी डाउट, नारायण, विंडोज? नो सर। ठीक है, उस समय एक्चुअली ना बहुत पॉलिटिक्स उस तरीके से चलता था ना, है ना। अभी अभी जैसा आप अगर इमेजिन करो कि उस टाइम में आप अगर होते तो आपको वो वाला पॉलिटिक्स दिखाई देना पड़ता न्यूज़पेपर में ना। उस तरीके से ये सब लीडर्स का फोटो आ जाते हैं ना, उन लोगों का आर्टिकल निकलते हैं ना। आजकल जो लीडर है ना, वो भी न्यूज़पेपर में लिखते हैं ना। आजकल तो ट्रम्प और है ना एलोन मस्क या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन लोगों का ट्विटर है ना, ट्विटर है, फेसबुक है ना। आजकल सोशल मीडिया में ही वो लोग ट्वीट करते हैं, फेसबुक में ही वो लोग अपना वार्ता देते हैं, है ना। उस समय नहीं था, लेकिन उस समय न्यूज़पेपर था। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वाज वन ऑफ द की टूल। ठीक है, उस समय भी ऐसा, उस समय का सिचुएशन में ये सब चलता था। ओके, आज जैसे चल रहा है। तो ब्रिटिशर्स अलग अलग पॉलिसीज लाते थे उस समय। ठीक है, आप बस उस तरीके से इमेजिन कीजिएगा। ओके, तो आईएनसी बन गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। ओके, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर जब बन जाता है, उसका एक्टिविटीज कैसा रहता है। ओके, तो 1885 से लेके यू नो 20 साल तक, 20 साल तक ये मॉडरेट फेज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट फेज। उन लोग का एक्टिविटी जो है वो मॉडरेट फेज रहता है। ओके, तो वो लोग जनरली क्या करते थे कि फेट इन ब्रिटिश जस्टिस, वो लोग है ना बिलीव करते थे कि ब्रिटिश का जो जस्टिस सिस्टम है वो अच्छा था। ठीक है, अगर हम डिमांड करते हैं, अगर जस्टफुली डिमांड करते हैं, राइटफुली डिमांड करते हैं कि ये गलत हो रहा है इंडियन के साथ, तो ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम का मतलब कोर्ट कचहरी जो वगैरह है ना, जो कोर्ट सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स ने जो लाया था, है ना, और एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जो जस्टिस सिस्टम है उस पर बिलीव करता था। ठीक है, मोटा मोटी वो लोग ब्रिटिश क्राउन का लॉयल था। ओके, मॉडरेट का मतलब वो लोग लॉयल था। ओके, ऐसा नहीं है कि एकदम बगावत पे आ गया था एकदम तुरंत ही। ठीक है, वो लोग लॉयल था, कि ऐसा नहीं है कि हम आगे हमको एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, वैसा आंदोलन नहीं था उस समय। ओके, तो वो वाला फेज आया नहीं है अभी तक। और वो लोग का जो डिमांड था वो इस तरीके से डिमांड करते थे वो लोग। ओके, कैसे डिमांड करते थे, प्रेयर्स, पिटिशंस, प्रोटेस्ट, ठीक है, ट्री पीस, मतलब है ना, लेटर लिखते थे, पिटिशन करते थे, है ना, कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, आप ये गलत कर रहे हैं, है ना। कुछ एक साइलेंट प्रोटेस्ट करते थे, साइलेंट बोले तो वो लोग, है ना, कि एकदम रास्ते में निकल के प्रोटेस्ट नहीं करता था बेसिकली, लेकिन प्रोटेस्ट साइलेंट प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है, मीटिंग मीटिंग करके ऐसा कुछ है ना, ये जैसे पब्लिक मीटिंग करता था, कुछ रिजोल्यूशन पास करते थे, है ना, पब्लिशिंग ऑफ आर्टिकल न्यूज़पेपर में लिखते थे। ठीक है,
फिर इंग्लैंड में भी कुछ कुछ लीडर्स को भेजते थे डेपुटेशन टू इंग्लैंड, ठीक है। फिर उस तरीके से वो लोग मॉडरेट फेज में एक्टिविटीज करते थे, राइट। और उन लोगों का डिमांड क्या था? तरीका तो ये हो गया मॉडरेट वाला तरीका, ओके, ठंडा वाला तरीका, ओके, उग्र वाला तरीका नहीं, ठीक है, एग्रेसिव वाला नहीं। तो डिमांड क्या क्या था अभी? डिमांड ये था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड होते थे, कुछ इकोनॉमिक डिमांड होते थे, है ना, कुछ राइट्स रिलेटेड डिमांड होते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड में क्या है कि जो सिविल सर्विस है उसमें इंडियंस को भराना है, उसका जो एग्जाम है, एग्जाम का रिफॉर्म लाना है ना। उस समय कुछ एज लिमिट लगाता था, है ना, एग्जाम इंग्लैंड में देना पड़ता था, उस तरीके से रेस्ट्रिक्शन कुछ था, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहते थे कि इंडियंस लोग भर भर के सिविल सर्विस में आए, है ना। तो जो सिविल सर्विस था वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल था, राइट, जो आईसीएस था, ओके। तो जो एक डिमांड था मॉडरेट्स का, यही था कि आप इंडियंस को मौका दें, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, ठीक है। एक सेपरेशन फ्रॉम द जुडिशियरी, जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में क्या है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे आज भी इंडिया में अगर आप देखोगे, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जुडिशियरी, जुडिशियरी बोले तो जो कोर्ट कचहरी है, ठीक है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ये कोर्ट हो गया। एग्जीक्यूटिव बोले तो जो पॉलिटिकल, जैसे पीएम अपना प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके साथ साथ जो सरकार बनते हैं, ठीक है, प्लस जो सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट्स है, सिविल सर्विस का जो सेटअप है, ठीक है। तो ये पूरा गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ओके। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तब एक ही था, तो इसका सेपरेशन मांग रहे थे, ओके। आज जैसे सेपरेट है, आज अपना इंडिया में देखोगे तो वो सेपरेट है। सेपरेट का मतलब वो एक पॉलिटिकल एक कॉन्सेप्ट है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, वो जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगा। आप बस अभी के लिए समझिए कि उस समय जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो था वो सेपरेट नहीं था, और सेपरेट करना एक्चुअली जरूरी है। नहीं तो क्या होता है ना कि ये एग्जीक्यूटिव जो है ना, वो लोग ज्यादा हावी हो जाता है ना, वो लोग सारा चीज कंट्रोल कर लेता है, और रिप्रेशन आसान हो जाता है। रिप्रेशन बोले तो अगर मैं खराब पॉलिसी लाना चाहता हूँ, अगर किसी मास मूवमेंट हो रहा है उसको दबाना चाह रहा हूँ, तो इजी हो जाता है, ठीक है। तो उस समय का डिमांड ये था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उस समय एक्चुअली में क्या था कि इंडियन का रिप्रेजेंटेशन आ गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले तो जैसे आजकल का पार्लियामेंट है ना, उस समय भी पार्लियामेंट था, है ना, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, ठीक है। और कुछ कुछ इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था, ठीक है। और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जैसे आजकल पार्लियामेंट है ना, उस समय ब्रिटिशर्स ही भर भर के था। वो जो मॉडरेट्स का जो डिमांड था ये था कि इंडियंस को भरो, इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका जो काउंट है वो बढ़ाओ, ठीक है। फिर आर्म्स एक्ट, है ना, आर्म्स एक्ट को रिपील करो, उस तरीके से। फिर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को, तो उस तरीके से एक कुछ डिमांड था। इतना बैकबोन के लिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए इतना डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है। बस आप एक बार ध्यान रखिएगा कि मॉडरेट्स लोग कुछ कुछ डिमांड करते थे, राइट। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स करते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कुछ डिमांड करते थे, है ना, जैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर का कम करना, है ना, इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करना है ना। और जो दादा भाई नौरोजी का जो ड्रीम थ्योरी है ना, उस पे कुछ इंक्वायरी करना है, उस तरीके से। फिर सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस को बढ़ाना है, उस तरीके से डिमांड करते थे, राइट, ठीक है। अब क्या होते हैं कि ब्रिटिश का रेस्पॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय मॉडरेट था, उस समय पीसफुली चीजें हो रहा था, डिमांड कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाए, जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892।
उसका डिटेल्स है एक्चुअली, उसका डिटेल में क्या क्या है, बस आपको बस कर्सरी एक अभी ऊपर ऊपर से ही आपको बस दिखा दूं, क्योंकि डिटेल में जाना नहीं है अभी के लिए, ओके, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट अगर आप डिटेल में जाओगे तो सारा मुझे इंडियन काउंसिल्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, राइट फ्रॉम 1861, ठीक है, फिर वो 1800 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1835 तक चलता है, ठीक है, वो अलग से एक चैप्टर है, अलग सा एक फ्लैश एंड बॉन्स है, ठीक है, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वो चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिक मुद्दा यही है कि जो डिमांड करते थे उस डिमांड का कुछ कुछ डिमांड कैटर करते थे, कुछ कुछ डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। टू इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल बोले तो इंडियन मेंबर्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बेसिकली जो डिमांड था उसका कुछ डिमांड्स का एक्सेप्टेंस ही ये बेसिक बेसिक फंडा है, ठीक है। आ, ठीक है, ये तो हो गया एक्ट का बारे में, ठीक है। क्या अचीवमेंट था उन लोगों का, है ना, एक नेशनल प्लेटफॉर्म आईएनसी एक फॉर्म हुआ, ठीक है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली दैट वाज अ बिग अचीवमेंट, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होना, ठीक है। लेकिन उस तरीके से एकदम से, है ना, रिवॉल्यूशन ला दिया या नेशनल मूवमेंट में अपना जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उस मूवमेंट में एकदम से, है ना, कुछ अलग ही चेंज आ गया, वैसा कुछ था नहीं, ठीक है। क्योंकि ना उन लोग का अब सोशल जो बेस था एक्चुअली में, जो क्योंकि टाइम लगता है, हर चीज के लिए टाइम लगता है ना, जो बेस था हर पब्लिक तक, हर जितना देश में जो जनता था, जनता तक पहुंच नहीं रहा था मैसेज, मैसेज ऑब्वियसली धीरे धीरे ही पहुंचता, टाइम लगता ना, ठीक है, इसलिए वो जो बेस है वो अभी तक बना नहीं, राइट, ठीक है। आ, ठीक है, और वो लोग जो डिमांड करते थे वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते, कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी लेटर लिख के या पिटीशन करके कुछ जो कुछ करता था, मीटिंग वीटिंग करके जो कुछ करता था, उसके लिए उतना तो इफेक्टिव नहीं था ऑब्वियसली, ठीक है। उस समय का शायद वो राइट स्टेप था, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड था, इनिशियल स्टेज था, तो ठीक है, वो उस समय के लिए शायद एप्ट ही था, उस समय के लिए शायद सही था, ठीक है। फिर 1905 तक आते आते एक चेंज होता है, ये जो मॉडरेट फेज खत्म होता है, ठीक है। 1905 तक आते आते मॉडरेट फेज खत्म होता है, क्यों? 1905 में एक इंसिडेंट होते हैं, वो इंसिडेंट का नाम है क्या, कोई बता पाएगा? बंगा बंगा विभाजन। हाँ, तो बंगाल पार्टीशन, गुड, बंगाल पार्टीशन होते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिगर बनता है, ओके, और अपना जो नेशनल मूवमेंट है वो मॉडरेट फेज से, पीसफुल फेज से थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज आ जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, ओके। तो उस एक्सट्रीमिस्ट फेज का कुछ लीडर्स होते हैं, ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन लीडर है, अभी बता देते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, आपने सुना ही होगा, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम वही देखेंगे अभी कि एक्सट्रीमिज्म फेज है वो कैसे शुरू होता है, और उसके बाद का फेज भी हम नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, समझेंगे। महात्मा गांधी का आगमन होता है, कैसे होता है ना। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना कौन सा है, 1905 से लेके 1919, ठीक है, ये एक फेज बनता है जो नेक्स्ट चैप्टर है, चाहे नेक्स्ट चैप्टर, ओके सर। ओके। तो ये हो गया नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें से 1905 जो बंगाल पार्टीशन है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है, जो नेशनल मूवमेंट का फेज शिफ्ट करने, अभी गियर शिफ्ट हो गया, ठीक है, पहला फर्स्ट गियर में था, अभी सेकंड गियर में आ गया, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, एक्टिविटीज बढ़ रहा है, ओके।
फास्ट हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, अच्छा उसमें एक असम का भी जिक्र है, ठीक है। उस समय का आप मैप अगर देखेंगे बंगाल का, ये पूरा का पूरा यू नो ये पूरा का पूरा बंगाल था उस समय, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन उस समय का क्या था, वाइसरॉय, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि बंगाल को डिवाइड करते हैं, लेट्स डिवाइड बंगाल। तो उसमें क्या किया, वो बोले कि हम इस बंगाल जो है, ये जो बंगाल है ना, अरे ये जो बंगाल है उसको क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं, ये लाइन है ना, दो भाग में डिवाइड करते हैं ये वाला लाइन, ठीक है। और क्या करते हैं, प्लस असम, प्लस असम को भी ले लेते हैं, और इसको हम बनाएंगे, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये हो गया ईस्ट बंगाल इंक्लूडिंग असम। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलेंगे हम वेस्ट बंगाल, वेस्ट साइड का बंगाल, ठीक है। और लॉर्ड कार्जन का मोटिव यही था कि ना, इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है ना, अब देखिए बंगाल में, आपको मैं बोला ही था बंगाल में बहुत सारा प्री इंडिपेंडेंस वाला एसोसिएशन बने थे, है ना। आप देखे थे एक एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ऐसा बोल के कुछ था, राइट। तो बंगाल वाज द हॉटबेड ऑफ नेशनलिज्म, उसमें लीडर जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, फिर है ना बिपिन चंद्र पाल, ओके। तो उस तरीके से बहुत सारा लीडर्स यहाँ में उभर के आए थे, और एसोसिएशन भी बने थे, बहुत सारा एसोसिएशन बने थे, और यहीं पे आंदोलन वगैरह इनिशिएट होता था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ये बंगाल को डिवाइड करते हैं, ओके। डिवाइड करने का मकसद यही था कि, ओके, हाँ, डिवाइड करने का मकसद यही था कि एक्चुअली में इस एरिया में, आप अगर इस एरिया देखोगे ना, ये वाला एरिया, थोड़ा सा ये वाला एरिया को मार्क करते हैं, ये वाला एरिया, ये ईस्टर्न बंगाल था ना जो, ये वाला मुस्लिम डोमिनेटेड था, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है बंगाल का, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिंदू डोमिनेटेड था, ओके। तो क्या किया कि ये दोनों एक साथ ही लड़ रहे थे, ये वाला जो एरिया था, ये जो बंगाल था, पूरा का पूरा जो बंगाल था, एक साथ लड़ रहे थे। तो बंगाल को डिवाइड करते हैं और हिंदू मुस्लिम कर देते हैं इन दोनों को, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ओके। और प्लस ये बिहार और छोटा नागपुर, उस समय है ना छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है, और उड़ीसा, ठीक है, इसको भी साथ में ले लेते हैं, ताकि है ना बंगाली लोगों का जो आधिपत्य है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज हमेशा से अपनाता था, राइट। तो ये डिवीजन होने के बाद ये जो बंगाल का जो हॉटबेड है, बंगाल का जो हॉटबेड है, उस वो पॉलिटिकल लीडर्स या मास मूवमेंट जो शुरुआत हो रहा था वो कम हो जाएगा, उसी मकसद से किया था, राइट। तो ये लॉर्ड कार्जन ने 1905 में ये किया। एमसीक्यूज में आते हैं कभी कभी
कि है ना, ईस्ट बंगाल में कौन सा था स्टेट्स था, वेस्ट बंगाल में कौन सा स्टेट्स था, ठीक है, वो आते हैं, इसलिए मैं आपको मैप दिखा दिया, ठीक है, ओके। जब ये अनाउंस हुआ, देखिए मैप है, जब ये अनाउंस हुआ तो एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया, बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी मूवमेंट या बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। उस स्वदेशी बेसिकली क्या है कि एक्चुअली मैं प्रोटेस्ट कर रहा था कि एंटी पार्टीशन, हमको पार्टीशन करना नहीं है ना, पार्टीशन आप मत कीजिए। उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स को हर्ट करने के लिए, ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमी है, ब्रिटिशर्स का जो पैसा आने का जो सोर्स है, उसको हर्ट करने के लिए, और जो एजुकेशन सिस्टम था उसको हर्ट करने के लिए क्या किया वो लोग, एक मेथड अपनाया। उस मेथड में क्या किया, नंबर वन इज बाय स्वदेशी, ठीक है, अपना स्वदेशी गुड्स या क्लॉथ्स को ही खरीदना है, कपड़ा को ही खरीदना है। स्वदेशी जो स्वदेश में बनता था, भारत में जो बनता था, है ना, उस समय ब्रिटिशर्स में आगे पहले भी चैप्टर में बोला था कि जो इंडियन इंडस्ट्री था वो डिक्लाइन हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, ओनली बिकॉज ब्रिटिशर्स का जो मशीन मेड क्लॉथ्स था, मशीन मेड क्लॉथ्स, उधर का जो ना मैनचेस्टर का जो क्लॉथ्स था, मैनचेस्टर एक यूके का रीजन है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो मशीन मेड गुड्स था, क्लॉथ्स था, कपड़ा था, वो यहाँ में फ्लड हो गया इंडिया में, और इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मशीन मेड था, वो कम दाम में आता था और जल्दी बनता था, राइट। और उस समय ये स्वदेशी मूवमेंट ने एक पॉलिसी अपनाया कि लोगों को उकसाया, लोगों को एनकरेज किया कि आप विदेशी जो कपड़ा है वो मत खरीदो, आप स्वदेशी जो कपड़ा है उसको खरीदो, ठीक है। वो ऐसा एक पोस्ट कार्ड वो लोग निकाले थे, राइट, ठीक है। फिर वो लोग जो स्टूडेंट्स को भी एक एक जगह पे था कि एक एक टाइम उसी में था कि स्टूडेंट्स को भी बोला कि आप ना अपना जो एजुकेशन, ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम को फॉलो मत करना, स्वदेशी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करना है, ठीक है। वो लोग कुछ स्कूल और कॉलेजेस भी एस्टेब्लिश किए थे, राइट, ठीक है। और उस स्वदेशी मूवमेंट का मेन जो लीडर्स था वो कौन कौन था, लाल बाल पाल, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि तब तक जो मॉडरेट लीडर्स था, कौन कौन था मॉडरेट लीडर्स, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो लोग इस मूवमेंट का एक्टिवली दे वर नॉट द लीडर्स, ठीक है, वो लोग लीडर्स नहीं थे। लीडर कौन था, लाल बाल पाल, ठीक है, ये याद रखना है, पाल। ओके। लेकिन ऑब्वियसली एक आंदोलन होने के बाद ना, कुछ एक वजह से, फिर एक रीजन से आंदोलन बहुत सालों तक चलता नहीं है कभी। आंदोलन को, एक आंदोलन जो है एग्रेसिव आंदोलन, सस्टेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक टाइम में क्या होता है कि आंदोलन डिक्लाइन होते हैं, खत्म होते हैं। इसका रीजन था, ये स्वदेशी मूवमेंट भी डिक्लाइन होते हैं और उसका एक रीजन था, ठीक है। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिशर्स का जो गवर्नमेंट था, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव हो गया था आंदोलन, पिकेटिंग करने लगा था, पिकेटिंग बोले तो दुकान वुकान बंद करने लगा था, है ना, रास्ते में आके आंदोलन एकदम पूरा ओपन आंदोलन करने लगा था, तोड़ फोड़ भी कई जगह कहीं कहीं वायलेंट हो गया था, है ना। तो क्या क्या जो लीडर्स था उनको जेल में भेजना शुरू कर देते हैं, राइट, ठीक है। तो क्या करते हैं कि, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया, मंडले में, मंडले म्यांमार में है, ठीक है, अभी का म्यांमार।
तो 1908 में जेल भेज दिया उनको, जो मेन लीडर। ओके, फिर उस समय है ना अरविंदो घोष भी एक लीडर था उस समय का, बिपिन चंद्र पाल जो हम बोले थे उस समय का लीडर था। तो वो लोग भी रिटायर हो गया, वो लोग भी उस है ना उस मूवमेंट से दूर हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे मूवमेंट खत्म हो गया, राइट। और वन ऑफ द रीजन खत्म होने का ये था कि जो मॉडरेट जो लीडर्स था, वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे लाल बाल पाल का जो मेथड था, वायलेंट मेथड था ना, एग्रेसिव मेथड था, वो एक्सेप्ट नहीं किए थे, है ना, उसको अपोज किए थे। और मॉडरेट्स लोग बोलते थे ये हमारा तरीका नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस के अंदर ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक घमासान एक माहौल पैदा हो गया था, जिसमें दो डिवीजन हो गया था। ओके, एक डिवीजन ये था, एक डिवीजन एक मॉडरेट वाला डिवीजन था, एक एक्सट्रीमिस्ट वाला डिवीजन था। ठीक है, तो वो लोग क्या बोला, मॉडरेट बोला कि नहीं नहीं, हम आपका जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज है वो हम सपोर्ट नहीं करते। तो वो एक स्प्लिट हो गया 1907 में, इसको फेमस सूरत स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है, 1907 में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, कांग्रेस दो भाग हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आते हैं कभी कभी, कि क्वेश्चन ये है कि कब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट होते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, वो 1907 में। और उस स्प्लिट का नाम क्या है, सूरत स्प्लिट। सूरत क्यों, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस है, वह कांग्रेस का जो मीटिंग है ना, वो मीटिंग कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था। ठीक है, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। ओके, और बहुत सारा रीजन था, ये मास मूवमेंट जो था, जो स्वदेशी मूवमेंट था, वो डिक्लाइन होने का, क्योंकि वो बस पहला स्टेप था। गियर लगाने का सेकेंड गियर में जो आया ना, वो बस एक पहला स्टेप था एग्रेसिव होने का। और उसमें सारा जो मास है, मतलब इंडिया का, भारतवर्ष का सारा मास या जो लोग है, जनता है, वो इन्वॉल्व नहीं था उसमें, है ना, कुछ कुछ लोग ही उसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, ये हो गया। फिर हम जो कांग्रेस स्प्लिट है उसमें एमसीक्यूज में क्या क्या आते हैं कि, है ना, मॉडरेट्स, आपको एमसीक्यूज में ऐसा आ सकता है कि आपका ऑप्शन, चार ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन मॉडरेट है, और वो बोलेंगे कि ये ऑप्शन है ना, फिर ये और ये ऑप्शन दे देंगे, या ये ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें आपको अगर क्वेश्चन ये है कि मॉडरेट कौन है, तो आपको क्या करना है, ये इसको टिक करना है, जीके गोखले इज द मॉडरेट, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं था। ठीक है, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि लाल बाल पाल, इसमें औरोबिंदो घोष भी शामिल है। ठीक है, प्लस औरोबिंदो घोष। ये जीके गोखले, दादाभाई नौरोजी, एस एन बनर्जी, ये मॉडरेट था और ये एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, लाल बाल पाल और औरोबिंदो घोष। तो ये और ये फाइन, ये एमसीक्यूज में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखो। फिर ना उस जमाने में धीरे धीरे करके हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन भी आने लगा था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन कैसे आने लगा था, आ, क्योंकि मुगल का रूल था उस समय का, है ना, तो एक समय तक मुस्लिम मुस्लिम जो रूलर्स था, एक सेक्शन, एक एक यू नो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल वेर मुस्लिम्स हु रूल्ड द कंट्री। ठीक है, तो उस समय और सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, हिंदू जो रूलर्स था, सर्टेन सेक्शन था जो हिंदू था और वो रूल करता था, है ना। और मास में अगर देखेंगे, लोकल जो पॉपुलेशन है देखेंगे, उसमें उस समय भी बहुत लोग, एक एक सर्टेन मास ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम हो गया था, और एक सर्टेन मास तो पहले से हिंदू था ही। ठीक है, तो उस तरीके से एक इंडिया के अंदर ही
इंडिया के अंदर ही क्या था, हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। ठीक है, डिवीजन, और ये डिवीजन को और डिवाइड करने का काम कौन करता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का काम कौन करता है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, धीरे धीरे करके डिवीजन शुरू होता है। और 1906 में, जब 1905 में ना वो एक कोशिश रहता है ना कि बंगाल को पार्टीशन कर देना, हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर देना, तो उसी दौरान 1906 में क्या करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आजकल आज का जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जो आज बने हैं, बस ये शुरुआत हो गया। ठीक है, यही शुरुआत है पाकिस्तान का। आज का जो पाकिस्तान है ना, ये अगर नहीं बनते, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उस समय अगर नहीं बनते, तो आज पाकिस्तान भी नहीं बनते। ठीक है, शोएब अख्तर का नाम सुना है? क्रिकेट कौन खेलता है? शोएब अख्तर सुना है क्या कोई? सर सुना। नहीं। हाँ, शोएब अख्तर सुना। फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर था ना वो। ठीक है, तो वो यस सर। इंडिया, अब इंडिया में खेलते तब, राइट। ठीक है, तो पाकिस्तान होता ही नहीं था, है ना, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही अगर पैदा नहीं होता अगर उस समय ब्रिटिशर्स लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं करते, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बने नहीं होते। ठीक है, और ये एमसीक्यूज में आते हैं, है ना, एमसीक्यूज में क्या आते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बना था, 1906। ठीक है, और उसका लीडर कौन था, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दैट्स फाइन। ये हो गया, हिंदू मुस्लिम का डिवीजन शुरू हो जाता है। अब देखो, उस समय का जो पीरियड था ना, एकदम अ, अभी जैसे अभी इंडिया में अभी आंदोलन होता रहता है ना कभी कभी, है ना, आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी आया है ना, वो भी आंदोलन का बेस पे ही आया था, है ना। और बाद में एकदम नरेंद्र गवर्नमेंट का जो ये रिजाइम चल रहा है, उसमें मेजर आंदोलन कौन सा था, और फार्मर का जो प्रोटेस्ट था ना, वो आंदोलन था, राइट। ठीक है, वो बाद में फिर हिस्ट्री में कोई कोई अगर लिखेंगे तो वो वाला आंदोलन उस समय आएगा। तो उसी तरह उस समय का एक्टिविटी या आंदोलन ये हो रहा था, और सिनेरियो ये बन रहा था। ठीक है, आप बस उस तरीके से देखिएगा। ठीक है, एक एक हिस्टोरिकल आज जैसे चल रहा है उस तरीके में भी उसी समय में चल रहा था। ओके, और एक सी चीज का शुरुआत हो गया, वो है कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, है ना। भगत सिंह का नाम सुना है ना? ठीक है, भगत सिंह। अब क्या होते हैं कि भगत सिंह से पहले भी, भगत सिंह तो 1900 20s में आते हैं। ठीक है, 1920s में उनका आगमन होता है। लेकिन उससे पहले भी, है ना, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी रहता है, मतलब एकदम वायलेंस, मतलब बॉम्ब फेंकना, है ना, किसी को असैसिनेट करना, मारना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, है ना, यू नो असैसिनेशन अटेम्प्ट करना। ठीक है, गुप्त हत्या बोलते हैं ना उसको, तो गुप्त हत्या करना। तो उस तरीके का जो एक्टिविटी था, भगत सिंह से पहले भी होके रखा था। तो वो जो एक्टिविटी था, कब शुरुआत होता है, उसी टाइम में 1905 1906, जब ये चल रहा था आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद ही शुरुआत होना शुरू होता है। ठीक है, तो हम बस एक ग्लैंस देखेंगे कि फॉर एग्जांपल, है ना, एक बॉम्ब केस होता है, एक मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, जिसमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की नामक व्यक्ति क्या करते हैं, एक मैजिस्ट्रेट के ऊपर, मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, ठीक है, मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर, हाँ,
मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर एक हत्या का प्रयास चलाते हैं, ठीक है। और अनुशीलन अनुशीलन समिति जुगांतर, ये बंगाल बेस्ड है, ठीक है, बंगाल बेस्ड एक अंडरग्राउंड ग्रुप। आजकल क्या है अंडरग्राउंड ग्रुप? असम में कौन कौन सा अंडरग्राउंड ग्रुप है बताओ? जैसे उल्फा, है ना, उल्फा एक अंडरग्राउंड ग्रुप है ना। तो उसी तरह उस टाइम में अनुशीलन समिति जुगांतर जैसा ग्रुप फॉर्म हुआ था जो वायलेंट एक्टिविटी करता था, उसको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है, ओके। और ये तो बंगाल में हो रहा था, और महाराष्ट्र में भी अभिनव भारत सोसाइटी। आपको बस एक मैं रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चल रहा था उस समय, उभर रहा था धीरे धीरे, क्योंकि ये चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट चाहिए कि किस पीरियड में कौन सा चीज निकल के आ रहा था, ठीक है। फिर है ना अभिनव भारत सोसाइटी बोल के एक है ना, उस समय का। फिर एक नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चलता है जिसमें असैसिनेशन अटेम्प्ट चलता है एक है ना ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर। तो उस तरीके से चलता है ये। एक्चुअली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का अलग ही चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम डिटेल इंडियन हिस्ट्री का, डिटेल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पढ़ेंगे, ठीक है, अलग चैप्टर है। जब वो पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लिंक आ जाएगा। फिर पंजाब में भी कुछ शुरुआत हो गया था, गदर मूवमेंट, है ना, वो डिस्कस करेंगे। गदर मूवमेंट एक एक इम्पोर्टेंट फेज है, तो वो भी शुरुआत हो गया था, ओके, ठीक है। उसके बाद जो हम देखे थे ना कि ब्रिटिशर्स जब इंडियन लोग डिमांड करते हैं ना, आंदोलन चलाते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906 में हुआ था, राइट। तो आंदोलन ये 1908 में खत्म होता है, ओके। जेल वेल भेजते हैं लीडर्स को और खत्म हो जाते हैं, ओके। और फिर 1909 में क्या करते हैं ब्रिटिशर्स लोग को? चातिर था ना, ठीक है। एक तो हो गया कि वो लोग है ना डंडा चलाते थे, ठीक है, उसके साथ साथ क्या करते हैं, एक लॉलीपॉप भी खिला देते हैं, ठीक है। ये लॉलीपॉप था बेसिकली, ठीक है, कि हम ना आपका जो डिमांड है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। वो डिमांड में क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, हम ना आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है ना, आपका इंडियंस का जो साइज है वो बढ़ा देंगे, उस तरीके से आपका है ना कुछ कुछ डिमांड हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमेशा यही पॉलिसी रहता है हम लोगों का, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे नेशनल मूवमेंट के अंदर कि उसी तरीके से चीजें चलते रहते हैं, ठीक है। हमारा नेशनल जो लीडर्स है वो क्या करते हैं, पहले डिमांड करते हैं, ठीक है, डिमांड रखते हैं, फिर डिमांड का आंदोलन चलाते हैं। और वो आंदोलन क्या करते हैं, आंदोलन को रिप्रेस सप्रेस करने के लिए, है ना, पूरा डंडा लगाते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, डंडा लगाते हैं, ओके। फिर वो डंडा लगाने के बाद क्या करते हैं, एक लॉलीपॉप खिलाते हैं, ठीक है, लॉलीपॉप खिलाता है कि नहीं ठीक है, आपका डिमांड भी हम कुछ कंसीड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो है ना, उसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी बोलते हैं, ओके। तो उसमें वो लोग कुछ कुछ डिमांड्स ना, स्वदेशी मूवमेंट में जो डिमांड उठा था उसमें कुछ डिमांड कंसीड करते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। वो डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और जब हम डिटेल एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, काउंसिल्स ऑफ एक्ट, या जो रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रॉट इन बाय द ब्रिटिशर्स, वो एक चैप्टर है अलग सा, वो जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में हम देख सकते हैं, ठीक है, तब लिंक अच्छे से बना सकते हैं, राइट। अभी के लिए नहीं चाहिए। फाइनली क्या होते हैं, 1911 में ब्रिटिशर्स को वापस लेना पड़ा, ठीक है। 1905 में जो डिसीजन लिया था कि बंगाल को पार्टीशन करेंगे,
तो वो जो डिसीजन है उसको वापस ले लिया 1911 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, 1911 में वापस फिर से ले लिया वो, और बोल दिया कि नहीं, हम पार्टीशन वाला जो कर रहे हैं, और पार्टीशन वाला जो पॉलिसी था, जो एक्ट था, उसको हम एनल कर रहे हैं, उसको हम खारिज कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। फिर आते हैं 1914 और से लेके 1918 तक, वर्ल्ड वॉर वन का स्टार्ट होते हैं, राइट। वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें इंपॉर्टेंट एक फेज एक्चुअली, ठीक है, और इंडिया में भी अफेक्ट करते हैं, मतलब इंडिया में इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम का रूल क्या था, ब्रिटिशर्स का, राइट, ब्रिटिशर्स का था, है ना। और ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, मैन पावर, है ना। इंडियन जो आर्मी है, जो भारतीय सेना सेना था, है ना, उसमें इंडियन भर भर के था, राइट, सपोइस। तो उन लोगों का सपोर्ट चाहिए, है ना, तो इसलिए ब्रिटिशर्स लोग क्या किया, एक इंगित दिया कि ना, आप अगर हमको हेल्प करेंगे, जो नेशनल जो लीडर्स को एक इंगित दिया कि आप अगर हमको एड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर द वार हम आपका जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो वर्ल्ड वॉर वन का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं, वर्ल्ड वॉर टू वन में एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ था, सेंट्रल पावर वर्सेस एंटेटे एलाइज। ठीक है, इनके बीच में ही लड़ाई हुआ था वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, सेंट्रल पावर्स कौन सा था, जर्मनी, ओके, हंगेरी, सॉरी, देखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर टर्की मेनली। ठीक है, ये सेंट्रल पावर्स था, ओके। और अगेंस्ट में कौन कौन था, ये जो ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन है, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स, रशिया, ठीक है, और बाकी ये ब्रिटिशर्स का अंदर जो इंडिया था, ओके, बाकी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स बाद में आ गया वो लोग सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और इटली, है ना, फ्रांस। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस बनाता था, या कौन सा एलाइज बनाता था, एंटेटे एलाइज बोलते थे उन लोगों को। ठीक है, ये जो एंटेटे एलाइज था, राइट। तो इन लोगों का बीच लड़ाई, घमासान लड़ाई, वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन, एकदम पूरा वर्ल्ड ही अभी अभी भी सिनेरियो बन रहा है ना, अभी भी। अभी क्या है, ईरान में कौन अटैक किया, बोलो, ईरान में कौन अटैक कर रहा है अभी, कोई जानता है। हम्म, अभी ईरान में, ईरान और इसराइल का बीच में लड़ाई चल रही है कि नहीं। ठीक है, और इंडिया में भी तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। ठीक है, और यूएस भी इन्वॉल्व, यूएस 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 तो सारा जगह ही इन्वॉल्व है। ओके, तो उस समय भी उस तरीके से एक माहौल शुरुआत हो गया था, जहां पे वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया, राइट। और उस समय ब्रिटिशर्स लोगों का इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, इंडियन सोल्जर्स, क्योंकि इतना 1.3 मिलियन सोल्जर्स, मतलब अराउंड 13 लाख, 13 लाख इंडियन सोल्जर्स था, तो 13 लाख इंडियन सोल्जर्स का सपोर्ट चाहिए था। अगर वो सोल्जर्स बोले कि हम भी आंदोलन में चले जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसलिए इंडिया का सपोर्ट चाहिए, इंडियन लीडर्स का सपोर्ट चाहिए था उस समय। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है, बस समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और हमने गदर मूवमेंट थोड़ा देख ही लिया था उस समय, थोड़ा गदर मूवमेंट 1913 से 1918 में जो चलता है। बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू होता है, सॉरी, वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू होता है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस बेस्ड है,
ठीक है, यूएस और कनाडा बेस्ड है ना। और वो सिख, प्राइमरीली सिख था, सिख बोले तो पंजाब से ओरिजिन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो चाहते थे कि ये वार का मौका लेके हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को हराएंगे, ब्रिटिशर्स का खात्मा करेंगे, ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो हो नहीं पाता है, बहुत सारा रीजन है, ठीक है। वो गदर मूवमेंट का एक चैप्टर है, अलग से नॉट अलग सा चैप्टर, बट वो जब हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जब पढ़ेंगे तब हम गदर मूवमेंट का डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं कि गदर मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है, 1913, और वो कनाडा बेस्ड था, यूएस बेस्ड था, ओके। और उनका जो लीडर था सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल एक्सेट्रा, ओके। उसका हेडक्वार्टर यूएसए, ठीक है। और उसी टाइम में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स था, यू नो, हमारा स्वदेशी मूवमेंट का लाल बाल पाल है ना, ये जो ट्रायल था उसमें जो बाल गंगाधर तिलक था, ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वो जेल से बाहर आते हैं, और फिर जेल से कब बाहर आते हैं, अराउंड 1916 में बाहर आते हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म करते हैं वो, एक होम रूल लीग फॉर्म करते हैं, होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक। वो कहाँ में फॉर्म करते हैं, पूना में फॉर्म करते हैं, होम रूल लीग, ठीक है। वो क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो वर्ल्ड वॉर वन का जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, जब ब्रिटिशर्स प्रेशर में आ सकते हैं, तो क्यों ना हम ब्रिटिशर्स को और प्रेशर दे कि हमको स्वदेशी, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, होम रूल का मतलब स्वदेश रूल, हम खुद से रूल करें, है ना। तो वो जो स्वदेश रूल या सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कि हम क्यों ना ब्रिटिशर्स को हम प्रेशराइज करें इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान, कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल का जो डिमांड है उसको हम थोड़ा सा एग्रेसिवली बढ़ा दें, ठीक है। क्योंकि सेल्फ रूल तभी तक नहीं आया था, राइट। हम खुद से तो रूल नहीं कर रहे थे, है ना, ब्रिटिशर्स लोग रूल कर रहे थे, राइट। तो हमको उस दौरान, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, ये थोड़ा पुश करना था। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने यह मौका उठा के होम रूल लुक होम होम सॉरी होम रूल लीग एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और एक होम रूल लीग का एक पोर्शन बाल गंगाधर तिलक एस्टेब्लिश करते हैं, और एक पार्ट एनी बेसेंट एस्टेब्लिश करते हैं। एनी बेसेंट एक, एक लेडी था, ब्रिटिश लेडी था, ठीक है। वो भी एक पार्ट एस्टेब्लिश करते हैं, वो मद्रास में एस्टेब्लिश करते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। होम रूल लीग जो है दो पार्ट में होते हैं, दो डिवीजन होते हैं उसका, ठीक है। एक एनिवेशन का डिवीजन जो मद्रास में हेडक्वार्टर है, और एक बाल गंगाधर तिलक का जो डिवीजन है वो पूना में स्थित था, ठीक है, पूना में हेडक्वार्टर था उनका, ओके। ये एमसीक्यूज में आते हैं, एमसीक्यू, ठीक है, ओके। तो हम क्या देखे थे कि 1900 उस समय का जो पीरियड है उसमें बहुत कुछ जो हो रहा था उसी चीज में हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और एमसीक्यू पर्सपेक्टिव में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं तैयार कर रहा हूँ उस तरीके से। तो 1907 में हम देखे थे स्प्लिट हुआ था, राइट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, राइट, स्प्लिट, सूरत स्प्लिट बोलते हैं जिसको। और कांग्रेस का अंदर ही दो भाग हो गया था। और ये 1916 में फिर लखनऊ पैक्ट की जरिए 1916 में क्या होते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं, और फिर
वो स्प्लिट जो है इसको खत्म हो जाता है, ठीक है। और ओके, ठीक है, ये लखनऊ पे, ओके सॉरी, लखनऊ पे एक्चुअली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सॉरी इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक हिस्टोरिकल जो माइलस्टोन है वो ये भी है कि ये जुड़ जाते हैं 1916 में जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ में मैंने मेंशन नहीं किया नोट्स में, ठीक है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि 1916 में फिर से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हम बोले थे ना कि 1906 में जन्म हुआ था, राइट, वो सेपरेटली अपना एजेंडा चलाता था, है ना, कि हमको अलग सा मुस्लिम देश चाहिए, उस तरीके से, ओके। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट में ये दोनों यूनिफाई हो जाते हैं 1960 में लखनऊ पैक्ट का दौरान, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आता है इसलिए आप मैंने ये रेफर कर दिया, ओके। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जा रहा है ना, आई थिंक खत्म होने वाला है, ठीक है। 1915 में आते आते हमारा मेन हीरो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है ना लीडर है, द फादर ऑफ इंडियन नेशन, फादर ऑफ इंडिया, कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का एंट्री होता है सीन में। तो कैसे एंट्री होता है, साउथ अफ्रीका में था वो, ठीक है, 20 साल 21 साल हो गया था उनका साउथ अफ्रीका में। और जनवरी 1915 में 9 जनवरी को स्पेसिफिकली, एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं, ठीक है, कब वापस आते हैं, वो हो गया 9 जनवरी, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं हम, ओके। तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है और उसको हम प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं, और वो इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है उस सीन में घुस जाते हैं, ओके। और वो क्या करते हैं, इनिशियल ईयर्स में अपना जो स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड में वो गोपाल कृष्ण गोखले, ओके, गोपाल कृष्ण गोखले साहब के अंदर काम करने लगते हैं, चीजें सीखने लगते हैं। और क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट शुरू करने जाता है, अपना जो थ्योरी है, अपना जो है ना, उस समय एक फिलोसॉफी वो फॉर्म कर लिया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी वो आंदोलन शुरुआत कर दिए थे साउथ अफ्रीका में जाके भी, ठीक है। उसी का जो एक्सपीरियंस लेके फिर भारत में भी वो एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यूज में आते हैं। तो वो पहले चंपारण सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, वो लोकल मूवमेंट होते हैं, उनका अलग अलग कहानी है, ठीक है। क्यों महात्मा गांधी जाते हैं, खेदा सत्याग्रह, ठीक है, ये भी अलग एक कहानी है 1918 में, है ना। लेकिन उस कहानी का मूल जो पात्र था वो महात्मा गांधी था, और वो सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स को अपना जो डिमांड है वो रखने में कायम हो जाता है, सक्सेसफुल, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुली कैरी आउट करते हैं, उसका कुछ डिमांड्स था, है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स था। चंपारण चंपारण बिहार में है, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है, उसमें कुछ इंडस्ट्री, उसमें जो फैक्ट्री था उसमें कुछ प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी गए, उसमें आंदोलन किए, और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया। जो ब्रिटिशर्स था उसका जो डिमांड था, महात्मा गांधी का जो डिमांड था उसको एक्सेप्ट करने में मजबूर हो गया था, राइट। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना जो पॉलिसी था, अपना जो कॉन्सेप्ट था, फिलोसफी था, राइट। उसका फिलोसफी यही था, नॉन वायलेंट फिलोसफी था, है ना। उनका फिलोसफी क्या था, मास मूवमेंट फिलोसफी था, है ना, ठीक है। फिर खेदा सत्याग्रह में भी ऐसा ही होता है, ओके। फिर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते हैं, ओके। फिर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते हैं, और ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं कि 1919 में एक एक्ट लाते हैं। उस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
और उसको मोंटेगो सेल्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, मोंटेगो सेल्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, मोंटेगो सेल्सफोर्ड रिफॉर्म। ये एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं कि मोंटेगो सेल्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो क्या है, ठीक है। तो वो 1919 का 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ पॉलिसीज है, उसमें कुछ कुछ कंसेशंस है, डिमांड जो किए थे वो फिर जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट किए थे कुछ कुछ, है ना। बेसिकली क्या है कि इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट फॉर्मिंग में, है ना, गवर्नमेंट चलाने में इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो बढ़ा दिया था, राइट, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे उसको भी बाद में। फिर आते हैं रौलाट एक्ट, ओके। ये एक्ट लाते हैं क्योंकि उस समय हम बोले थे कि वायलेंट मूवमेंट भी शुरू हो गया था ना, असैसिनेशन शुरू हो गया था, किसी किसी को ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने लगे थे, है ना, असैसिनेट करने लगे थे, गुप्त हत्या शुरू होने लगे थे, राइट, है ना। तो उसको कर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए ऐसा एक्ट लाते हैं। वन ऑफ द एक्ट इज राउलाट एक्ट, ठीक है, जो है ना, ये देखिए रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है, उसको कर्व करने के लिए, है ना। जो वायलेंट एक्ट है, अगर ब्रिटिश सस्पेक्ट करता है कि ये पर्सन या ये ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को मारने में कॉन्स्पिरेसी करते हैं या असैसिनेट करने का एक एक्ट करते हैं, वायलेंट एक्ट, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्सन को मुझे विदाउट कोर्ट कचहरी जाके, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने से क्या होता है, फिर डिले हो जाता है, राइट। एक बार कोर्ट में घुस गया तो वो केस चलता ही रहता है ना, आज जैसा भी, आज भी ऐसा ही होता है ना, राइट। तो राउलाट एक्ट क्या करते हैं, बिना कोर्ट कचहरी जाते हुए वो क्रिमिनल को पकड़ते थे और जेल में भेज सकते थे, ठीक है। यही है एक्चुअली में राउलाट एक्ट। तो वो ड्रेकोनियन था, वो इंडियन जो नेशनलिस्ट लीडर्स था उसको, वो जो रूल है, वो जो एक्ट है उसके अगेंस्ट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, ये एक्ट के तहत, है ना, एक तो हो गया कि वो जो वायलेंट एक्ट, जो रिवॉल्यूशनरीज को तो जेल भेजते ही भेजते थे, उसके साथ साथ जो पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते थे उनको भी जेल भेजता, राइट, ठीक है। तो बेसिकली जो सिविल लिबर्टीज था वो खत्म हो गया था इस एक्ट के माध्यम से, ओके। तो जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा था, ओके। तो जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा था, उसी में से एक जगह था जो जलियांवाला बाग, उसमें भी पंजाब में है जो है, उसमें भी ऐसा एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, जलियांवाला बाग, ठीक है। और उस प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ, आप जानते हैं जलियांवाला बाग, है ना, अभी एक मूवी भी निकला है केसरी, आप अगर देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है, और मौका मिलेगा तो देखिएगा। तो इसमें क्या होते हैं कि जलियांवाला बाग का कहानी यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं, ओके, और उसका जो रेलिवेंट केस है वो डिपिक्ट करते हैं, ओके। इस जलियांवाला बाग का कहानी ऐसा है कि राउलाट एक्ट का अगेंस्ट में आंदोलन शुरू होता है, और उस आंदोलन में एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकालते हैं बैसाखी का दिन में, अप्रैल 13, बोहाग बिहू, ठीक है, बैसाखी का दिन में, पंजाब में बैसाखी मनाते हैं ना। तो बैसाखी का दिन में यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, जिसमें बूढ़े बच्चे, है ना, औरत, आदमी, बहुत लोग था, और उसमें गैदर होते हैं थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में, हजारों में, ओके। और जनरल डायर नामक एक व्यक्ति आते हैं, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर, वो क्या करते हैं कि ट्रूप्स बुलाते हैं, आर्मी बुलाते हैं, और इन निहत्थे लोगों को क्या करते हैं, हत्या करते हैं, अनआर्म्ड पीपल, गोली मार के, ठीक है। बहुत एक दर्दनाक एक चैप्टर है अपना इंडियन हिस्ट्री का, ओके। इसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग, हजारों लोग मर जाते हैं एकदम विद इन
विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स, ठीक है। उसमें कुएं में कूद जाते हैं लोग, है ना, बहुत भयानक एक सीन रहता है, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट है जालियनवाला बाग मैसेकर, ये जो हुआ, ये जो इंसिडेंट है, पूरा जो इंडिया या भारत वर्ष का जो नेशनल लीडर्स था और जो मास था या जनता था, उनको जागरूक कर देता है और एक अंदर ही अंदर एक माहौल पैदा करता है जो एक अशांति का एक माहौल पैदा कर देता है ना, एक उग्र एक माहौल पैदा कर देता है, ठीक है। और बहुत लोग, है ना, जो आंदोलन में, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो आंदोलन है, स्वाधीनता आंदोलन का जो मूवमेंट है, उस आंदोलन में जम कर देते हैं, है ना, उस आंदोलन में अपने आप को सौंप देते हैं। ओके, ये वन ऑफ द ट्रिगर था। और इसी का मौके का फायदा उठाते हुए क्या करते हैं, महात्मा गांधी ने सोचा कि हम अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज है मास मूवमेंट का, क्योंकि अभी जनता, भारत का जो जनता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और जो जनता है इन्वॉल्व होने लगे हैं, है ना, तब इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाने लगे, क्योंकि न्यूज़पेपर पत्रिका वगैरह सर्कुलेशन में आ गया था तब तक, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हो गया था। और मास जो अवेयरनेस है, जो जनता का जो अवेयरनेस है, वो शुरुआत हो गया था। ओके, जागरूक हो गया था लोग। और महात्मा गांधी ने सोचा कि अभी मौका है कि हम एक नेशन वाइड, एक यू नो पूरा जो इंडिया भारत वर्ष में, पूरा का पूरा भारत वर्ष एक्सटेंडेड, एक नेशन वाइड हम प्रोटेस्ट या मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, जिसका नाम देंगे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, असहज असहयोग आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो ये नेक्स्ट चैप्टर, अभी थर्ड गियर में चला जाते हैं गाड़ी, ठीक है, अभी नेक्स्ट गियर में चलने लगते हैं। तो नेक्स्ट गियर जब चला जाता है, तब गांधी गाड़ी चलाने लगता है। ओके, गांधी ड्राइवर बनता है अब। ओके, अब ड्राइवर सीट में कौन रहता है, अब गांधी रहता है, ठीक है। और वो गियर बदलते हैं, जिसका नाम है एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में शुरुआत होते हैं। और उसका जो बैकग्राउंड है हम अभी पढ़े हैं, ठीक है। एक तो हो गया रावलाट एक्ट, फिर रावलाट एक्ट का जो प्रोटेस्ट हुआ जलियांवाला बाग, फिर उससे पहले भी वर्ल्ड वॉर 2 का, वर्ल्ड वॉर 1 का जो फॉल आउट है, इफेक्ट है, स्वदेशी मूवमेंट का जो इफेक्ट है ना, और जो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीक जो हुआ है, उसका जो इफेक्ट है, और सारा मिल मिलो के एक एक माहौल बनता है। और उस माहौल का एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी उठाते हुए महात्मा गांधी क्या करते हैं, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आज के लिए आई थिंक ठीक है, आज का क्लास खत्म करते हैं।